तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देखने जा रहे हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल है प्रकाश क्या है, और ऐसे सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, प्रकाश वह एक माध्यम है जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। यानी प्रकाश वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु हो गया दुनिया के तमाम चीज़ों को देखने की हमें अनुभूति जो होती है वो प्रकाश के माध्यम से ही होती है। दूसरे शब्दों में हम प्रकाश को एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा भी कहते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है जिसकी चाल जो है वो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। दोस्तों याद रखिएगा, प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे जाते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप सभी बता सकते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब आइए हम लोग जानने जा रहे हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसे फिगर के माध्यम से इस प्रकार से समझा जाता है कि ये होते हैं आपतन बिंदु। इधर से आते हैं आपतित किरण, आपतन बिंदु से टच करके ये परावर्तित हो जाते हैं। बीच में एक लंब डाल दिया जाता है जिसे हम सभी अभिलंब के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और ये आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात sin I बराबर sin R के होते हैं। अब अगले वाले सवाल के माध्यम से हम लोग जानने जा रहे हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है उस बिंदु पर वस्तु के समान बने आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। जरा फिर से समझिएगा कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जितने भी आपतित प्रकाश की किरण होते हैं, जब उसे दर्पण से परावर्तन कराया जाता है तो जिस बिंदु पे कटती है या कटती हुई मालूम भी पड़ती है ना, उस बिंदु पे वस्तु के समान जो भी आकृति हमें प्राप्त होती है इसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। और दोस्तों, ये जो प्रतिबिंब है ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, तो वहीं पे दूसरा होती है काल्पनिक प्रतिबिंब। अब अगले वाले क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि आखिर ये वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर किस प्रकार से होता है। और यह क्वेश्चन ऑलरेडी मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा गया था और आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीडियो को बारी बारी से देख सकें। तो यहाँ पे देख लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है, यानी नीचे लिखा हुआ है। पहला जो मुख्य अंतर होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक रेखाओं के कटने से बनता है, तो वहीं पे काल्पनिक जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक रेखाओं के कटने से बनता है। यहाँ पे ये पहला अंतर हो गया है। दूसरा अंतर कहेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो सीधा होता है। उसके बाद में कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। उसके बाद में अगला रोमन नंबर 4 में लिखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के दाईं ओर बनता है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखने जा रहे हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। दोस्तों, अगला सवाल सेम टू सेम है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से नहीं गुजरती है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल पूछा जाता है
कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखें। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में यह भी सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण के मुख्य, उत्तल नहीं बल्कि अवतल दर्पण के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। आइए जानने जा रहे हैं कि आखिर अवतल दर्पण के मुख्य उपयोग कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी दाढ़ी बनाना हो गया, बाल काटना हो गया, ये तमाम कार्यों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों के द्वारा रोगियों के नाक, कान तथा गले की जांच करने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। तो वहीं पे अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कार के अग्र छिपो टच और टेबल लैंप में किया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल उसमें ऐड करता है कि दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। हे दोस्तों याद रखिएगा कि जब किसी कारणवश नेत्र लेंस निकट या दूर से तमाम वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, उसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। आसान भाषा में कैसे याद रखिएगा, तो किसी भी कारणवश में जब आँख का जो लेंस है, नेत्र का जो लेंस है, वो निकट यानी नज़दीक हो गया या दूर हो गया, वैसे तमाम वस्तुओं का साफ साफ प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता को यदि खो देता है तो उससे ही दृष्टि दोष कहा जाता है। और ये दृष्टि दोष दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं, तो पहला होते हैं दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, तो वहीं पे चौथा होते हैं अबिंदुकता। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर तारे क्यों टिमटिमाते हैं। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऐसे सवाल 2 नंबर पूछे गए थे और आपके मैट्रिक एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो दोस्तों तारों से निकलने वाली जो प्रकाश है, जब वायुमंडल की अलग अलग परतों से वाली घनत्व से गुजरता है तो उसकी तीव्रता कभी बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है। यही कारण है कि तारे टिमटिमाते हुए मालूम पड़ते हैं। आसान भाषा में कैसे याद रखिएगा, तो क्या होता है कि तारों से निकलने वाली प्रकाश जब वायुमंडल के अलग अलग घनत्व वाली परतों से होकर गुजरता है ना, तो उसकी तीव्रता कभी बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है। यही कारण है कि तारे जो हैं वो हमें टिमटिमाते हुए मालूम पड़ते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 क्या कहता है कि विभव क्या है, इसका इस सही मात्रक लिखिए। तो दोस्तों विभव किसे कहते हैं, तो एकांक धन आवेश से, एकांक धन आवेश के अंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए तमाम कार्यों को विभव कहा जाता है। दोस्तों इसका ए सही मात्रक उल्ट होता है, जिसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल पूछा जाता है विद्युतीय ऊर्जा क्या है, इसका ए सही मात्रक लिखिए। तो दोस्तों विद्युतीय ऊर्जा या विद्युतीय ऊर्जा कार्य को ही विद्युत ऊर्जा करते हैं, यानी विद्युत के माध्यम से तमाम जो कार्य होते हैं इसे ही विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। वहीं पे विद्युत ऊर्जा का ए सही मात्रा की बात करें तो जूल होता है, जिसे जे द्वारा सूचित किया जाता है, किंतु व्यावसायिक जो मात्रक है वो KWH होता है, जिसे हम लोग किलोवाट घंटा के नाम से भी जानते हैं। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल पूछा जाता है कि विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो जूल कहिएगा, जूल ऑप्शन में नहीं रहेगा तो जे रहेगा। फिर बोला जाता है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक KWH होता है, यानी किलोवाट घंटा होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 कहता है कि बिजली के स्त्री जिसको हम लोग आयरन कहते हैं, इसका वर्णन करें। तो दोस्तों बिजली के स्त्री में उसके दोनों सिरों के बीच में एक नाइक्रोम तार की बनी एक कुंडली होती है, जिसे लोहा के 2 सतहों के बीच करना चाहता है। जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो गर्म होकर लोहे को गर्म कर देता है, जिसे कपड़े पे आसानी से इस्त्री की जाती है। आसान भाषा में समझिए, बिजली की इस्त्री के दोनों सिरों के बीच में एक नाइक्रोम तार की बनी कुंडली होती है। अब आप सभी को हम पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताए थे कि टंगस्टन की यह खासियत होती है कि टंगस्टन तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गर्म होकर वो लाल हो जाता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, प्रकाश मिलती है। यही कारण है कि बिजली बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। उसके बाद नाइक्रोम तार की बात करेंगे तो नाइक्रोम तार की यह विशेषता है कि यदि इसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये गर्म हो जाता है और गर्म होकर किसी लोहे को गर्म कर देता है, जिसके कारण विद्युत हीटर हो गया। उसके बाद में बिजली का आयरन यानी इस्त्री हो गया, इसमें नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है कॉपर, जिसे हम लोग तांबा कहते हैं। तांबा तार की यह विशेषता है कि जब इसमें हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, करंट डालते हैं,
तो यह क्या होता है कि करंट से इस प्रकार से घूर्णन करने लगता है, नाचने लगता है। यही कारण है कि तांबे के तार का जो प्रयोग है वो ज़्यादातर जितने भी विद्युत मोटर हो गया, जैसे पंखा हो गया और मोटर संबंधी कोई भी यंत्र हो गया, ऐसे तमाम यंत्रों में किसका प्रयोग किया जाता है, तो तांबे के तार का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि नाइक्रोम तार की बनी एक कुंडली होती है जो लोहे के दो सतहों के बीच में स्थित रहता है। जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो गर्म होकर लोहे को गर्म कर देता है, जिससे कपड़े पर इस्त्री करने में आसानी हो जाती है। अगला सवाल कहता है 1 एम्पियर क्या है। दोस्तों याद रखिएगा 1 एम्पियर जो है, जब किसी चालक तार से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है तब उस चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। अब 1 एम्पियर का भी एक फार्मूला आता है दोस्तों, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है प्रत्यवर्ती धारा डायनेमो और दिष्ट धारा डायनेमो में अंतर लिखिए। तो दोस्तों प्रत्यवर्ती धारा डायनेमो और दिष्ट धारा डायनेमो में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। रोमन नंबर 1 में आप सभी को लिखना होगा कि प्रत्यवर्ती धारा डायनेमो में आर्मेचर की कुंडली 2 सर्पी सतहों से जुड़े रहते हैं, जबकि दिष्ट धारा डायनेमो के आर्मेचर की कुंडली एक विभक्त वलय से जुड़े रहते हैं। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा प्रत्यवर्ती धारा डायनेमो द्वारा उत्पन्न धारा आवर्त रूप से बदलती हुई दिशाओं में चलती है, जबकि दिष्ट धारा डायनेमो द्वारा उत्पन्न धारा सीधी रेखाओं में चलती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 कहता है कि प्रत्यवर्ती धारा के लाभ बताइए, यानी प्रत्यवर्ती धारा के कौन कौन ऐसे लाभ हैं जो आप सभी को बताना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे लिखिएगा प्रत्यवर्ती धारा द्वारा बड़े बड़े यंत्र चलाए जाते हैं। प्रत्यवर्ती धारा के विद्युत वाहक बल को दबाकर दूर तक भेजा जा सकता है। प्रत्यवर्ती धारा जो है वो अत्यधिक खतरनाक होता है। अगला सवाल कहता है भू संपर्क तार के क्या कार्य है। दूसरी भाषा में कहे तो आप सभी बहुत पहले जो जनरेटर पे जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती थी, तो अगर आपके घरों में जनरेटर वाला बिजली बल्ब यदि आप लोग जलाए होंगे तो याद होगा कि उसमें एक आर्थिन डाला जाता था। एक तार के सहारे मिट्टी में एक छड़ को गाड़कर उसमें तार को लपेटकर उसमें पानी डाल दिया जाता था, जिससे आसानी तरीके से विद्युत का बल्ब जलता था। तो ये तो हो गया आर्थिन का तार। तो अब भू संपर्क जो तार होते हैं, आर्थिन वाला तार होते हैं, उसका क्या कार्य होता है। तो जब किसी कारणवश विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है तो भूतार के द्वारा जमीन के नीचे चला जाता है, जिससे परिपथ में लगे उपकरण बर्बाद होने से बच भी जाते हैं तथा घरों में आग नहीं लगती है। आसान भाषा में कैसे याद रखिएगा, तो जब किसी भी कारणवश विद्युत परिपथ में या बोर्ड में विद्युत धारा का मान यानी करंट यानी वोल्टेज का जो मान है वो बढ़ जाता है, तो भू तार के द्वारा यानी जो आर्थिन का तार होता है उसी तार के माध्यम से जमीन के नीचे धारा चली जाती है, जिससे क्या होता है कि परिपथ में लगे उपकरण नष्ट होने से बच भी जाते हैं तथा घरों में आग नहीं लगती है। यही कारण है कि भू संपर्क तार का प्रयोग विद्युत परिपथ में किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।